नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन की नमस्कार। इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। हम लोग शायद लगभग 2-3 हफ्ते के बाद मिल रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ बहुत दिग्गज मेहमान हैं और चर्चा भी हमारा आज खास है। लेकिन सब चर्चा से पहले हम सिर्फ मेहमानों का इंट्रोडक्शन दें, उससे पहले आज के सब्जेक्ट के बारे में बताऊं। जो कंटेंट हमारे पास में है, वो सारे कंटेंट के महारथी हैं जो इस सब्जेक्ट पे हमें देंगे। हमारा रोल बहुत छोटा-सा है इसमें कि हम बस उनको जोड़ेंगे। उसके ज़्यादा मुझे ज्ञान देने का और उसमें कोई बड़ा रोल होता नहीं है और ना है इन सारे विभूतियों के साथ में। लेकिन बस एक शिकायत है, जिस शिकायत को लेके और मुझे जो बिहार की तरफ से एक आक्रोश है, बिहार में पैदा लेने का और बिहार में जन्म लेने का, बिहार से नाता रहने का, इन सब हालात में जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये देश के इस मानस पटल पे बिहार इस चर्चा से क्यों पीछे छूट गया है। आज जब ये पूरे देश और दुनिया में एक डेवलपमेंट को लेके, एक नए रेस में लेके बिहार को जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग 50 साल पीछे छूट गए हैं। और वहाँ का डिस्कोर्स जो है, जो आप कह सकते हैं कि पिछले 30-32 साल पहले जो डिस्कोर्स शुरू हुआ था, उसके बाद वो डिस्कोर्स बदला ही नहीं। वो लगता है कि वो सामाजिक न्याय के ढांचे में ही बिहार या तो उसी को अपना ये मान लिया है, अस्तित्व मान लिया है, या उससे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। उस सामाजिक समीकरण में जिनका फायदा होता हो, जिनका उसमें नुकसान होता हो, वो अलग बात है। लेकिन जब हम एक सोनू जैसा बच्चा को एक स्ट्रगल करते हुए देखते हैं कि वो उसको एक अच्छा स्कूल नहीं मिल रहा है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो बिहार के होने के नाते किसी को एक दर्द जरूर होगा आज की तारीख में। जो उस बिहार में जब 1947 में आप बताइए कि देश आजाद हुआ था और बिहार में जिस तरह के रिसोर्सेज की कमी थी, उस समय के चीफ मिनिस्टर ने अगर बेस्ट स्कूल की बात की तो वो श्री कृष्ण सिंह थे, जो नेतरहाट स्कूल खोला, जो अभी भी इंडिया के गिने चुने स्कूलों में उसका नाम होता होगा। तो एक रिसोर्सेज क्रंच की स्थिति में भी बिहार ने उस मॉडल को दिखाया। आज भी बिहार से लगभग 100-125 बच्चे आईएएस में आते हैं, आईआईटी में आते हैं, मेडिकल में आते हैं। ये उसके दम है, उसके मिट्टी की अपनी एक, ये आप कह सकते हैं कि उस मिट्टी की अपनी शान है। लेकिन उसी बिहार से अगर छोटे-छोटे बच्चे जो अपने चीफ मिनिस्टर को विनती करता है कि मुझे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दो, तो ये दर्द लगता है। ये लगता है कि 70-75 साल की आजादी के बाद हम कहाँ खड़े हैं। इस अस्तित्व को ढूंढता हुआ बिहार में जब जाति गणना की चर्चा होती है और जब इस बात के लिए सर्वदलीय मीटिंग की बात होती है और 1 जून को वहाँ मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग का एजेंडा जाति गणना है, और वो बातें छूट जाती है कि बिहार में एजुकेशन का क्या स्तर है, बिहार में हेल्थ सर्विस का क्या स्तर है। बिहार में इन सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए एक बीमारू बिहार के एक अपने ऊपर में जो कलंक है उसको लेते हुए बिहार आज भी जाति को लेके इसके बोर्ड में फंसा पड़ा है। तो ये मानना पड़ेगा कि बिहार के अगले आने वाले 20-25 साल के सामने में कोई भविष्य का कोई एजेंडा नहीं। मैं अपने गेस्ट सबका परिचय करा दूं कि वो उसमें मैं समझता हूं कि इन सारे लोगों के बीच में मैं ही सबसे छोटा आदमी हूं, ज्ञान के मामले में भी और इसके मामले में, कि हम इन चीजों को रख सकें और इसके व्यावहारिक पहलुओं को सामने रख सकूं। हमारे साथ डॉक्टर एनके वैद्या हैं, वैद आईसीएस के हैं, देश के माने जाने एंथ्रोपोलॉजिस्ट में से अभी हैं हमारे सामने में। वैद आईसीएस से इनकी भूमिका रही है कि देश में अगर किसी कोने में आप चले जाएं तो आपको अगर 2-4 आईएएस मिलेंगे, बहुत कहीं भी सेक्रेटेरिएट में बहुत बड़े ज्वाइंट सेक्रेटरी मिलेंगे, तो हो सकता है कि वैद आईसीएस से भी उनका लिंक हो। तो देश के ब्यूरोक्रेसी को एक नया ये देने में वैद साहब की अपनी भूमिका है। हमारे साथ विकास जी हैं, विकास कुमार झा बिहार के उन दिनों के हमारे संपादक हैं, जिन दिनों में हम लोग कॉलेज में जब जर्नलिज्म को समझते थे या कोशिश करते थे जानने की, तो हमारे सामने में विकास झा एक आदर्श होते थे, जो पहली बार देश को दिखाया था कि क्रिमिनलाइजेशन का जो पॉलिटिक्स में एक सिंक किया हुआ है, इस ताने बाने को तोड़ने में और दुनिया के सामने मिलाने में विकास जी का एक महूत योगदान है। उसके बाद चाहे बोहरा कमेटी बनी हो और उसके बाद चाहे जितने भी उसके लिए लेख लिखे गए हों, आर्टिकल लिखे गए हों, ये सब विकास जी की परंपरा के बाद हुई थी। अरविंद जी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी नेटवर्क में उनका ये बस जुड़ने वाले हैं। अरविंद जी राज्यसभा चैनल के जाने माने वहाँ एडिटर रहे हैं और अरविंद जी का पिछला 40-50 साल के जो एक रिपोर्टिंग का अनुभव है देश को और समाज को जानने का, मुझे लगता है कि हम लोगों के बीच में और अभी
जो मीडिया में लोग हैं उनके बीच में अनिल जी एक ख्याति प्राप्त नाम है। हमारे साथ अनीता चौधरी है। अनीता जी बहुत एक आप कह सकते हैं कि कर्मठ संघर्षशील और बहुत जुझारू पत्रकार रहे हैं। महिला विषयों को लेके जो अनीता का अपना एक अनुभव रहा है और उसके लिए वो जूझती रही हैं। कई ऐसे विषय हैं जिसको दुनिया के सामने में, खास करके देश के सामने में लाने में उनकी अपनी खास भूमिका रही है। तो आप तमाम मेहमानों का मैं स्वागत करते हुए मैं सीधे वैद साहब के पास जाता हूँ कि वैद साहब, पहला सवाल क्योंकि आपकी अभी एक बुक भी आई है और मुझे लगता है कि ये कास्टिज्म और इन सारे चीजों को लेके आपका जो एक अनुभव है सामाजिक अध्ययन के साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी में, तो ऐसा क्यों होता है कि हम जैसे स्टेट के लोग जो पिछड़े स्टेट हैं, बीमारू स्टेट हैं, वो अपने एक जाति और इसी जाति के आधार की सियासत से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है और समाज जो है उसकी तरफ एक टुकटुकी लगाए हुए देख रहा है कि ये हमें किस ओर ले जा रहा है। यहाँ नेतृत्व प्रॉब्लम कहाँ है, सियासत में ये पेच कहाँ फंसा पड़ा है वैद साहब? सभी मित्रों को नमस्कार। बंधु जी, टॉपिक तो आपने कास्ट दिया था और अभी आपने उसको जाति कर दिया, ये तो अन्याय है। अगर कास्ट की बात होगी तो उसमें जाति नहीं आएगी। कास्ट जो है 15वीं शताब्दी में स्पेनिश लोगों ने पहली बार इस्तेमाल किया था। ये पुर्तगीज शब्द है जो 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने 1567 के आसपास जो है हमारे यहाँ इस्तेमाल किया। इसको हमारे लिए तो एलियन है। हमारे यहाँ होता था वर्ण। ये जो कहा जाता है कि पिछड़ों को 5000 साल से जो है उनका शोषण हो रहा है, पिछड़े की तो हमारे यहाँ कोई कंसेप्ट ही नहीं था। लोग जो हैं मनुस्मृति को धो धो के गालियां देते हैं, मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ी होगी। मनुस्मृति अध्याय 2 में श्लोक 121 है जो साफ साफ ये बताता है कि 3 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। पर वर्ण की भी मैं बात बता दूं, आपके भागवत गीता अध्याय 4 के श्लोक 13 में दिया हुआ है। वर्णो वर्णते करके एक और श्लोक है कि वर्ण वो है जिसका वर्ण किया जाता है, वाराणा वर्ण। तो मनु बताते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद, स्नातक होने के बाद गुरु जो आपको स्थिति प्रदान करता था वो वर्ण होती थी। आपके गुणों के आधार पर, आपके अनुभवों के आधार पर, आपकी क्रियाओं के आधार पर। तो जिन्होंने शिक्षा नहीं पाई वो शूद्र हो गए। और ऋग्वेद में ऐसे संदर्भ भी मिलते हैं कि फलां जो है वो छोटा काम करता है, उसका चाचा क्षत्रिय है, उसका बेटा ब्राह्मण है। तो कर्मणा था पूरा मामला। और ये तभी नहीं, ये 18वीं शताब्दी तक, अंग्रेजों के आने से पहले तक चल रहा था। जहांगीर तो उसके जहांगीरी में लिखता है कि सभी हिंदू जो हैं एक ही जगह रहते हैं और उनमें अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है। शूद्रों की बात करते हैं तो मैगस्थनीज कहता है कि यहाँ जो है दास प्रथा बिल्कुल नहीं थी। और आपके RS शर्मा जो आपके पटना के थे वो लिखते हैं कि यहाँ दास तो थे लेकिन उनकी स्थिति इतनी अच्छी थी कि उनको पहचानना बड़ा मुश्किल था। तो मेरा तो मानना है कि ऐसे दास तो फिर पूरी दुनिया में होने चाहिए अगर स्थिति अच्छी थी तो। ये सारा रोमन एम्पायर से हमने चुराया, उधार लिया और हिंदुस्तान में थोप दिया। अब कास्ट शब्द जो है जब इस्तेमाल हुआ, हमारे यहाँ तो किसी को पता भी नहीं था क्या होता है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म शब्द का उपयोग नहीं होता था। पहली बार एक 15वीं शताब्दी में पुर्तगीज ने इस्तेमाल किया और राजा राम मोहन राय ने 1815-16 में इसको प्रचारित किया। कास्ट की हालत में अगर विस्तार में ना जाऊं तो ये है कि 1921 का जो सेंसस है उसका जो सुपरिटेंडेंट था मिडलटन, वो अपने कमेंट में लिखता है कि हम जिस बात के लिए हिंदुओं की सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं वो तो हमने थोपी है उन पर, कास्ट। तो पूरा जेनेसिस बताऊंगा तो लंबा समय हो जाएगा, बेहतर रहेगा कि मैं बाकियों को सुनूं। वाह सर, आपने तो मुझे लगता है मैं कास्ट इसलिए कह रहा हूँ, कास्ट इसलिए कहा कि हम उसके जब बिहार में और यूपी में यार हम बिहार के जब सामाजिक समीकरण की बात देखते हैं, सामाजिक न्याय की बात देखते हैं, तो हमारे यहाँ जो जात है वही कास्ट है। इसलिए मेरे जैसे थोड़ा से अनुभवहीन लोग इसलिए उस कास्ट और जाति में अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए।
मैं विकास जी के पास जाता हूं सर। ये आपका विस्तार दे दूं थोड़ा सा। अंग्रेजों के आने समय सन 1820 का सर्वेक्षण है, हमारे यहाँ 98% लिटरेसी थी, तो क्या सारे ब्राह्मण से, और शिक्षक जो थे 6% से 47% ब्राह्मण हुआ करते थे सभी जगह मिला करके। उसके बाद जो है अंग्रेजों ने जो है, क्योंकि जितने भी मंदिर से उनको लोग बहुत चंदा देते थे क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, और मंदिर ही स्कूल चलाते थे। मंदिरों के पास जमीन भी होती थी जो अंग्रेजों ने छीन ली। फिर उन्होंने जो भूमि सुधार किए तथाकथित, छोटे जमींदार जो है या तो उन्होंने जमीन बड़े जमींदारों को बेची या फिर अंग्रेजों को, और एक बड़ा मास हो गया जिनके पास एजुकेशन भी नहीं रही और लैंड भी नहीं रही, जिनको हम लोगों ने दलित घोषित कर दिया। मैं सर विकास जी के पास चले एक बार जाता हूं। विकास जी, पिछले 5 दशक की जो बिहार की सियासत है उसको बहुत करीब से देखा है, और मुझे लगता है कि आज की जो परिस्थिति है, विकास जी जब आप बिहार में होते हैं, ठीक है, तो आप आज जब की परिस्थिति और सामाजिक स्थिति की बात जब वहां पे सामने में देखते हैं, मीडिया में अखबारों का जब पन्ना आप खोलते हैं, और जब आप हेडलाइन से लेके और नीचे जो एंकर लीड होता है उसकी खबर को देखते हैं, तो आपको लगता है कि हम एज ए सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के रूप में हम बिहार एज ए बिहारी हम आगे बढ़े हैं या हम पीछे ही जाते रहे हैं लगातार? एक वरिष्ठ संपादक के रूप में मैं आपसे टिप्पणी चाहूँ। नमस्कार विनोद जी। अभी सबसे पहले तो मैं आप सबको अपना अभिवादन कहता हूं और पूरे बिहार वासियों को मैं नमस्कार करता हूं, सैल्यूट करता हूं। वैद साहब ने जो शुरुआत की वो इतनी गजब की शुरुआत की, और गागर में सागर भर दिया इन्होंने, क्योंकि सही सच ठीक कहा वैद साहब ने, बड़े स्कॉलर हैं, आई सैल्यूट हिम। के कास्ट शब्द जो है वो पोर्चुगीज कॉस्ट से आया है, ठीक है, और पुर्तगालियों का जो सबसे पहले अपने इसको समझना पड़ेगा कि ये बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि हम लोगों के यहाँ तो वर्ण व्यवस्था थी, हम लोगों के यहाँ तो ये कास्ट सिस्टम तो ऐसा था ही नहीं, और उसमें ये हम लोगों को थोड़ा पीछे जाना होगा कि आज जहाँ पे हम लोग अटके पड़े हैं, तो वो दरअसल उसी जहर को आज तक हम लोग जो है उसी पे को बढ़ाए चले जा रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी गोवा पे मेरा एक उपन्यास अभी करीब 10 दिन पहले आया है, जहां पोर्चुगीज कॉलोनी थी, और भारत तो अपना देश तो आजाद हुआ 1947 में, लेकिन पुर्तगाली 1961 में गोवा छोड़ के गए और ऑपरेशन विजय हुआ था वहां पे, और 36 घंटे के उस आर्मी ऑपरेशन के बाद पुर्तगालियों ने उसको खाली किया। सबसे पहले अपने देश में पुर्तगाली आए थे, बड़े बड़े स्कॉलर सब आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब जानते हैं कि वास्को दा गामा के साथ जो है इसकी शुरुआत हुई, और वास्को दा गामा के बाद फिर वो कॉलोनीज का सिलसिला बना, सब कुछ हुआ, फिर पुर्तगाली के बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, इस तरह देश गुलामी का शिकार होता चला गया। 450 वर्षों तक तो पुर्तगाली गोवा में जमे रहे, जबकि अंग्रेजों का वर्चस्व था। इसके बावजूद तो कास्ट वर्ड जो नरेश जी ने कहा है वो बहुत सही है कि ये पोर्चुगीज वर्ड है, पुर्तगालियों के जमाने से। अब मैं जब ये गोवा पे उपन्यास कर रहा था तो मैं ये रिसर्च करने के दौरान मैं हैरान हो गया कि अगर विनोद और विकास एक बिल्कुल सगे ओन ब्रदर हैं, सगे भाई हैं, तो पुर्तगालियों ने अपने ऐसा कास्ट सिस्टम क्रिएट किया था कि विनोद और विकास एक माता पिता के बच्चे हैं, उनका टाइटल मिश्र कर दिया, विकास का टाइटल झा कर दिया, और आने वाले समय में दोनों, ताकि आने वाले समय में दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाए कि दे आर ओन ब्रदर्स। पोर्चुगीज ने इतनी गहराई से पूरे कास्ट सिस्टम को बारीकी से बांटा था कि अपना सगा भाई अगर विनोद है मिश्र तो विकास झा है, और वीरेंद्र अगर उनके तीसरे भाई हैं तो वो ठाकुर हो गए।
तो अब वो तीनों भाई के जब मिलेंगे और उनकी संतानें मिलेंगी तो वो तीनों अपने को कहीं एक बिंदु पे खड़ा नहीं पाएंगे। आज के कास्ट सिस्टम में हम लोग ओन ब्रदर सिस्टर हैं, तो एक टाइटल तो कम से कम उन्होंने टाइटल को भी तोड़ दिया पोर्चुगीज ने इतनी महीनी से। और तो अभी जो प्रोफेसर नरेश वैद्य जी ने जो अभी कहा है, बहुत सही बात इन्होंने कही है कि ये हम लोगों के देश का ये सिस्टम था ही नहीं, कास्ट सिस्टम हमारे सिस्टम में था ही नहीं, ये बाहर से आयात किया हुआ शब्द है। और ये सिस्टम है जिसको आज तक, जैसे कहते हैं ना, लॉर्ड मैकाले ने कहा कि हिंदुस्तानियों के दिमाग को गुलाम बनाओ, उसके एजुकेशन सिस्टम को नष्ट करो। आज अगर बिहार के चीफ मिनिस्टर को एक बच्चा कहता है कि मेरे लिए एक अच्छे स्कूल का इंतजाम कर दीजिए सर, तो वो दरअसल लॉर्ड मैकाले का जो वो गुलामी है हमारे दिमाग में भरी हुई। लॉर्ड मैकाले आज भी जिंदा है भारत में, आज भी जिंदा है बिहार में, कि एक बच्चे को जाकर के मुख्यमंत्री के पास गुहार लगानी पड़ती है कि हमारी पढ़ाई का इंतजाम कर दीजिए। यह शर्म की बात है। और जो बिहार एजुकेशन का सीट रहा था, विनोद जी, नालंदा को आप ले लीजिए, जो कि आज भी हम लोग उसका ये करते हैं, गुणगान करते हैं। गणतंत्र की धरती रही है बिहार, ज्ञान की भूमि रही है बिहार, लेकिन बिहार का के प्राइमरी एजुकेशन वेद साहब और बेहतर से एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट इनके पास पूरा सर्वे होगा। अरविंद जी हैं, अनीता जी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार में अगर आज पूरे कंट्री में अगर सबसे वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम है वो बिहार में है, तो जब हम एजुकेशन नहीं दे पाएंगे तो हम कास्ट जातीय जनगणना की बात करेंगे। और ताकि पूरे इस मामले से कि कल वो बच्चा ये एजुकेशन की गुहार ही नहीं मचा सके, वो उस जाति के दलदल में उलझ कर रह जाए। हम यहां आ रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, लगातार पीछे जा रहे हैं। और ये एक अंधेरा बिहार होगा जहां हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बार बार जातीय गणना की बातें कर रहे हैं। नवीन पटनायक उड़ीसा के हमारे मुख्यमंत्री हैं। हम लोग आपस में विनोदी चर्चा भी कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम स्टेट में जातीय जनगणना करा के क्या करेंगे, कराना है तो पूरे देश का करवाइए, फिर हम देखते हैं। अभी जो मैं गोवा गया अपने बुक रिलीज के लिए, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान, हम तो वेद साहब को सुनना चाहते हैं, हम अरविंद जी को सुनना चाहते हैं, अनीता को सुनना चाहते हैं, विनोद जी आपका विश्लेषण सुनना चाहते हैं। तो अभी मैं गया, जो गोवा गया, तो वहां के राज्यपाल पिल्लई महाशय जो पहले मिजोरम में गवर्नर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर झा, वहां 2020 में वहां एक रेट ऑफ हैप्पीनेस का एक सर्वे किया गया, और उन्होंने कहा कि मैं हैरान हो गया ये जानकर कि गोवा सबसे अपने देश का सबसे गरीब स्टेट है, लेकिन रेट ऑफ हैप्पीनेस हाईएस्ट है वहां। बिहार की स्थिति क्या है? रेट ऑफ सैडनेस यहां पे हाईएस्ट है, रेट ऑफ उदासी, मिजरेबल होने का एहसास यहां अगर इसमें ये असेसमेंट कराया जाए, सर्वे कराया जाए, इसका होना चाहिए कि रेट ऑफ डिप्रेशन बिहार में बहुत ज्यादा है। हम कहां हैं? हम कहां हैं? हम शिक्षा के लिए एक बच्चा भीख मांग रहा है मुख्यमंत्री से। यह एक बहुत बड़ी एक दुर्घटना की खबर है विनोद जी, यह साधारण घटना नहीं है। बहुत बढ़िया सर। अरविंद जी, आपने अभी विकास जी को सुना, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि मुझे लगता है कि शायद आप एक बेहतर इस चीज को समझते होंगे कि एज ए नीतीश जी को एज ए चीफ मिनिस्टर, नीतीश जी को एक कैबिनेट मिनिस्टर, नीतीश जी को एज ए एमपी और नीतीश जी को एमएलए, इन सारे प्रक्रिया पैदानों को आपने बहुत करीब से देखा है। क्या नीतीश जी में वो एक क्लास है जो बहुत सही समय पे सही चीज को हिट करते हैं, और इसी खूबी से, इसी यूएसपी से वो 16 साल से बिहार में चीफ मिनिस्टर हैं, जबकि बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन उनको हिट करने आता है। क्या ये टाइमिंग ऐसा है जो अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, या उनको लगता है कि बीजेपी को दबाया जा सकता है, तो इसलिए ये नया शिगुफा सर्वदलीय सम्मेलन जाति गणना की शुरू हुई है? अरविंद जी।
देखिए, जितना विकास जी ने देखा है मैंने उतना तो नहीं देखा है, लेकिन ये जरूर है कि 1989 में जब वो पार्लियामेंट के मेंबर बन के आए और फिर कृषि राज्य मंत्री रहे, तो तब से मैं संपर्क में रहा। फिर रेलवे मिनिस्टर भी जब रहे तो संपर्क में रहा मैं। जो आपने कहा, देखिए, उनका जो है बहुत बार जबकि ये लगा कि अब राजनीतिक तौर पर वो कहीं नहीं खड़े होंगे, तो अचानक वो इमर्ज करते हैं, इसके बावजूद कि उनसे बड़ा जनाधार रखने वाले लोग बिहार में कहीं अलग बैठे होते हैं। तो ये तो अपने आप में एक सफलता किसी भी व्यक्ति की मानी जाएगी कि वो कई ऐसे, देखिए बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं जिनको इस देश में 10 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहने के मौके मिले। बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं है। अभी विकास भाई नवीन पटनायक की बात कर रहे थे, वो भाग्यशाली आदमी है। कभी गेगांग अपांग की आप बात कर सकते हो, जो है सिक्किम वाले, वो भी जो है चले गए। आप अभी देखिए माणिक सरकार जैसे आदमी, तो कई ऐसे लोग हुए। लेकिन हमारा जो प्रांत दोनों है, यूपी और बिहार, ये सबसे जटिल प्रांत है। अभी अगर आप उठा करके देख लें तो उत्तर प्रदेश की तो हालत ये है कि गोविंद बल्लभ पंत जैसे आदमी भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अगर देखिए पंत जी जैसे आदमी, एक टेन्योर उनका कुछ अलग रहा, दूसरा मतलब 37 का, तो वो भी बीच में उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद जो दूसरा टेन्योर रहा उसकी स्थिति पता है आपको जो है। और तिवारा जब आए वो, तो उसके बाद उनको होम मिनिस्टर बन के आना पड़ गया। तो मतलब उनका भी उनके जैसा आदमी जो कि सबसे टैलेंट आदमी रहा वो, उसके बाद से आप उठा करके देख लीजिए, उनके बाद जो है संपूर्णानंद जी को ले लीजिए आप, सुचेता कृपलानी से लेकर के और मायावती तक का अगर आप उठा के देख लें, इतना लंबा दौर है। तो ये जो राजनीतिक तौर पर जो राजनीति इन दोनों राज्यों की, मैं दोनों राज्यों की बात कर रहा हूँ, इन दोनों राज्यों में इसमें कोई शक नहीं है कि विकास की राजनीति जो है वो कुछ अलग तरीके से एक नेपथ्य में चली गई है। कम से कम 90 के बाद तो जाति की राजनीति यहाँ जो है हावी है, इसमें कोई संदेह नहीं, और हम लोगों को प्रकट रूप में दिखती है। और बहुत सारी चीजें जो कि पहले राजनीति में नहीं थी, 1989 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके पहले भी राजनीति होती थी, लेकिन राजनीति के तरीके कुछ अलग थे। 1989 के बाद जो है वो राजनीतिक धारा बिल्कुल बदल गई है, और ये वही धारा है जिससे ये निकल रही है कि जातिगत जनगणना यूपी इलेक्शन में भी, अगर आपने देखा होगा विनोद जी, यूपी इलेक्शन में बाकायदा उसके पहले मांग उठी थी। पार्लियामेंट में जो डिबेट हुआ, जो शेड्यूल टाइप के लिए एक जो है एक संविधान संशोधन आया था, उसमें भी डिबेट हुई। उसमें कई वक्ताओं ने इस बात को कही, अलग अलग दलों के, कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देखिए आखिरी जातिगत जनगणना जो हुई 1931 में, ठीक है, हम भी ये देखते हैं कि हमारे गांव में 1931 की जनगणना में जो तमाम ऐसे कामकाज वाले लोग शामिल थे, वो आज गायब हो गए हैं। उनका पता भी नहीं चलता है। हमारे यहाँ पर दर्जनों ऐसे जो है, जो गांव में काम धाम पर जिंदा थे, आप उसमें बहेलिया से लेकर के और बहुत सारे ऐसे हैं, कहार से लेके, और जो है और तो और नाई तक मिलना मुश्किल हो गया गांव में। ये लोग जो थे पूरी तरह से कृषि पर निर्भर, कम से कम 15 कम्युनिटीज ऐसी थी अलग अलग, जो बाकायदा जो है। और अभी क्या है कि जैसे वैद्य जी ने तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताया, जो कि सचमुच था, लेकिन वो दुनिया बदल गई है। और वो दुनिया 1857 के बाद ही बदल गई, क्योंकि मैंने तो संचार और इस पर काम किया है, तो मैंने ये पाया कि 1857 को अगर आप कट ऑफ डेट माने तो उस समय लिटरेसी केवल 1% थी 1857 में। हाँ, 1820 में क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन 1857 में लिटरेसी 1% थी, और अंग्रेजों ने ये स्थिति ले आके पैदा कर दी थी कि या तो अमीर था या गरीब था, मध्य वर्ग का भी उदय नहीं हुआ था। अगर उठा के मध्य वर्ग कहाँ था, मध्य वर्ग बाद में, अगर आप उठा के, तो पूरा परिदृश्य जो है बदला है। और आज के तारीख में ये राजनीति धीरे धीरे करके इन राज्यों में कुछ वो दल नेपथ्य में जा रहे हैं जो सबको साथ लेके चलने की बात करते थे, साथ लेके चलते थे। तो जब अगर आप किसी एक समूह की राजनीति ही कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसके लिए जो है, अभी आप देख लीजिए ना, चुनावों को छोड़ दीजिए, आप यही देख लीजिए राज्यसभा चुनाव में क्या हो रहा है, वहां जो क्या हो रहा है। मैं ज्यादा अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन जो विकास जी ने जो बात कही है
वो एक बड़ी बीमारी जो है वो उत्तर प्रदेश में भी है, वो बिहार में भी है। शिक्षा के मामले में सबसे होनहार लोगों के होने के बावजूद, और सारा उठा के देख लीजिए आप, जल परिवहन की बात करेंगे तो यूपी बिहार ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को जो है एक रास्ता दिखाया है। पूरी दुनिया को मैं बता रहा हूँ, जब जो है इन दोनों प्रांतों में जो जहाज बनते थे वो नदी के रास्ते समंदर तक जाते थे। जो अंग्रेजों ने खुद अपनी रिपोर्टों में लिखा है कि ऐसा जहाज बनाना, ऐसे जलयान बनाना। हमारे तो जलयान 5 साल नहीं चलते, इनके तो पता नहीं कितना लंबे समय तक चलते हैं। ये कौन लोग बना रहे थे? हमारे यहीं के कारीगर तो बना रहे थे, यहीं के तो कारीगर बना रहे थे, यहीं के कारीगर बहुत सी चीजें बना रहे थे। तो आखिर वो अचानक ऐसी जातियां कैसे हो गए कि जिनके जनगणना की जरूरत आ गई है? आखिर इन्हीं में से लोग थे ना सब। तो मेरा ये कहने का मतलब, देखिए विशुद्ध रूप से ये सारी चीजों को डाइवर्ट करने की बात है। चाहे उत्तर प्रदेश में देखिए, जब पूजा स्थल विधेयक बन गया, पूजा स्थल का कानून बन गया है, तो यह है कि 15 अगस्त 1947 के बाद की जो यथास्थिति कायम रखी जाए जब, तो आखिर क्या कारण है? बाकी सवाल उठाने के बजाय हम ये सवाल उठा रहे हैं कि साहब किस मस्जिद के अंदर क्या है? अरे सबको पता है क्या है, किसको नहीं पता है बताइए जरा मुझे। ये तो हम जैसे ही अयोध्या का मुद्दा शुरू हुआ है तो बाकायदा सारी बातें सामने आ चुकी हैं। जो बातें, जिन बातों को रहस्यमयी तरीके से, विकास जी ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे, जिन बातों को बड़े रहस्यमयी तरीके से बताने की कोशिश हो रही है, उनमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं जो है। लेकिन चाहे काशी की बात हो, मथुरा की बात हो, किसी और की बात हो, जब एक कानून संसद ने बना दिया है तो आप उस कानून को खत्म करिए। इसका मतलब यह है कि अगर वो कानून ही नहीं तो एक जिले का जज उठा करके कुछ भी फैसले किए जा रहा है, और ये संसद का बना हुआ एक केंद्रीय कानून, उसमें तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें डायवर्जन के लिए है महाराज। विनोद जी, जो बात है असली मुद्दों पर बात ना हो। आप शिक्षा पर बात कर रहे हैं तो शिक्षा पर बात कर रहे हैं, बड़ी बुरी बात कर रहे हैं आप। तो जो ये शिक्षा पर बात करने की कोई चीज है? आप गरीबी पर बात क्यों करेंगे? आप देख लीजिए इस समय ये तीनों राज्य, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये तीनों इस समय देश के सबसे गरीब राज्य हैं। और एक गरीब लड़का मुख्यमंत्री से अगर ये बात कह रहा है तो निश्चित तौर पर ये शर्म से डूब मरने की बात है। जिस जगह मैंने तो देखिए दोनों जगहों को देखा है, मैंने तक्षशिला को भी देखा है और मैंने नालंदा को भी देखा है। आचार्य चाणक्य जो है नालंदा में नहीं पढ़े थे, वो तक्षशिला में पढ़े थे जो आज के पाकिस्तान में है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान के रूप में जिन जगहों की गणना होती है, और ये लोग आते थे, आप उठा के लिए आप देखिए आगे जाकर के ताम्रलिप्त बंदरगाह जो था, जो जिसको आज बंगाल में तुमलुक नाम दिया जाता है, तमलुक नाम है। अब वो बंदरगाह नहीं, लेकिन अपने दौर का वो सबसे प्राचीन काल का सबसे बेहतरीन बंदरगाहों में से एक था, मतलब दुनिया के बेहतरीन बंदरगाहों में था। कितने लोगों की आवाजाही थी, कैसे थी? आप देखिए ज्ञान के लिए कितनी दुनिया से लोग आते थे यहाँ। तो ऐसा नहीं, वैद साहब ने जो कहा वो बात बिल्कुल ठीक है। हमारा जो अतीत है वो बहुत ही गौरवशाली है, लेकिन सच ये है कि अब जो राजनीति चल रही है उसमें हम लोग तमाम जातियों में, तमाम जो है समूहों में बट गए हैं। तमाम लोगों की तरह तरह की डायरियां हैं, हम लोग उन्हीं में कैद हैं। हम राजपूत हैं, भूमियार हैं, हम ओबीसी हैं, हम फला हैं, हम ये हैं। तो ये चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि अब, तो हम लोग सोचते थे कि आज़ादी के 75 साल के बाद शायद ये मर्ज जो है ये खत्म होके हम लोग एक नए राष्ट्र के निर्माण में इस सब पर चर्चा करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन सच ये है कि हम लोग शायद, जो वैद साहब ने कहा, जो हम लोग आज के तो अंग्रेजों के समय आने की जो भारत राव है बनाने की उनकी जो कोशिश हुई है, वहाँ उस जगह पर पहुंच गए। सर मैं जी मैं एक बार सर अनीता जी के पास आना चाहूंगा। अनीता जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। और अरविंद जी के नहीं अरविंद जी की ही बात से मैं आता हूँ कि अरविंद जी, हमारे संविधान निर्माता भी इस बात को मान लिए थे कि शायद ये कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में, जो संविधान जिस तरह से अपना एक लाया है रिजोल्यूशन, तो आने वाले समय में धीरे धीरे ये कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें तो लगता है कि ये जाति और जाति की व्यवस्था को मजबूत करने में संविधान ने कुछ ज्यादा ही योगदान दिया है। मैं सीधे अनीता जी से पूछता हूं कि अनीता जी, आपका जो लंबा अनुभव है फील्ड रिपोर्टिंग का, और आप ये देख रहे होंगे बिहार और यूपी की बात जो अरविंद जी कह रहे थे,
और एकदम बिल्कुल सच बता रहे थे, अपने तरीके से उन चीजों को रख रहे थे सामने में। सामाजिक न्याय को आईना जो है 32 साल बिहार में हुए इस सामाजिक न्याय शासन का। 15 साल अगर आप लालू जी को देख लीजिए और 16-17 साल नीतीश जी के हुए हैं। और इस सामाजिक न्याय का के शासन 32-35 साल के न्याय का चेहरा एक छोटा सा 10 साल का बच्चा दिखाता है कि भैया हमको एजुकेशन दो, हमारी जात आप बाद में पूछ लेना। क्या आपको बिहार के जैसे जगह पे जो आप इलेक्शन में कवरेज करते हुए जाते हैं, इस सामाजिक न्याय को आप किस तरह से एक बुलबुला देखते हैं? और ये आज की जाति गणना होने से उनको क्या हाथ में एक मिल जाएगा, जिसकी बात ये कल्पना ये लोग कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज? जाति को अगर हम ले विनोद जी, तो एक किताब बहुत अच्छी पढ़ी थी कास्ट सिस्टम को लेकर के। मैं पुर्तगाल है कि क्या है वो नहीं जाना, आज के प्रेजेंट मौजूदा हालात में जाति कहें कास्ट कहें हमारे समाज में सरवाइव कर रहा है, जिसको कि हम नहीं हटा पाए हैं। तो ये किसका दोष है? सिर्फ सरकारों को दोष देंगे या हम भी कहीं इसके लिए दोषी हैं? ये दो उदाहरण के साथ आपको कहना चाहूंगी, इसलिए क्योंकि जब भी आप सपोज कीजिए कि आपके घर में कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, वो ये खबर आपको आती है कि हाँ वो एक और नया मेहमान आने वाला है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ये आता है क्या कि उस समय पता नहीं होता कि लड़का होगा कि लड़की होगा, कि हाँ लड़का होगा, नहीं लड़की है। नहीं, आपके दिमाग में आएगा कि वन मोर मिश्रा इज कमिंग, वन मोर झा इज कमिंग, वन मोर चौधरी इज कमिंग, वन मोर वैद्य इज कमिंग। तो कास्ट कहाँ हटा? आपका फर्स्ट थॉट वहीं पे जाता है, ये चलो एक और मिश्रा आ रहा है, ना कुल का नाम रोशन करने के लिए एक मिश्रा आ रहा है, एक चौधरी आ रही है। तो आप इस तरह से सोचते हैं। पहले तो उस सोच पे कॉलोनियल सिस्टम जो है कितना हावी है, और हम उस सोच से निकलने को राजी हैं कि नहीं है, इसको सोचना पड़ेगा। बात दूसरी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार बिहार के सबसे खराब मुख्यमंत्री में से रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। उनके कार्यकाल में लालू बहुत खराब थे, लेकिन मैं बता रही हूँ एजुकेशन सिस्टम को लेकर के ना उनके कार्यकाल में कोई नया यूनिवर्सिटी आया, ना उनके कार्यकाल में नए स्कूलों की संरचना हुई, ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। और बिहार जो कि अपने एजुकेशन का के लिए जाना जाता था कि चाहे कहीं पढ़ा दो, बिहार का बच्चा अगर बिहार से पढ़ के निकलता है तो वो पूरी दुनिया को रौंदने को राजी होता है। लोग आज डाउट करते हैं कि उसका एजुकेशन ठीक तो हुआ है ना। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी हार है। हम गरीब थे लेकिन हम पूर्णतः अमीर थे शिक्षा को लेकर के। हम शिक्षाविदों में से एक थे। हम ब्यूरोक्रेसी पे राज करते थे, हम मेडिकल सिस्टम पे राज करते थे, हमारे यहाँ इंजीनियर्स पैदा होते थे, हमारे यहाँ मैथमेटिशियन पैदा होते थे। आज हम कुछ भी पैदा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उस बच्चे पे बात कर रहे हैं कि उसको स्कूल क्यों नहीं मिल रहा। अब उस बच्चे पे आते हैं। वो बच्चा जिस तरह से रोते हुए मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है, स्कूल के लिए होता है। मैं ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि मुख्यमंत्री साहब हंसते हुए बोलेंगे कि इस बच्चे का एडमिशन हम करवा के लेंगे, और करवाते हुए वो कहीं ना कहीं अब बताते कि हाँ इस बच्चे का एडमिशन यहाँ हो चुका है, लेकिन वो नहीं हुआ। बच्चा टेलीविजन पे आके इंटरव्यू देना शुरू किया। अब उस बच्चे के मुंह से मैंने ये भी सुना उस इंटरव्यू के दौरान कि हमको सुशील मोदी जी बोले कि हम तुमको शिशु मंदिर और विद्या मंदिर में एडमिशन करवा देते हैं। अरे हम गए थे वहां पे शिशु मंदिर और विद्या मंदिर में एडमिशन करवाने के लिए। ये तो हम करते ही अपना कर लेंगे। हमको तो कोई ऐसा स्कूल, अब शिशु मंदिर विद्या मंदिर या सरकारी स्कूल नहीं है क्या? उस बच्चे में ऐसी क्या बात थी कि वो उस स्कूल में पढ़ना चाहता था, जो वो सोचता है कि हम कॉन्वेंट में पढ़ेंगे, माउंट कार्मेल में पढ़ेंगे, हम सेंट माइकल में पढ़ेंगे, हम पता नहीं डॉन बॉस्को में पढ़ेंगे, तभी हम पढ़े लिखे कहे जाएंगे। हम तो गांव से पढ़े हुए, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, और हम फक्र से बोलते हैं। जब भी मेरे सामने बिहार को लेकर के चर्चा होती है तो मैं आई एम अ प्राउड बिहारी, हम यही बोलते हैं। तो ये जो थॉट है उसको कि, और कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि कास्ट सिस्टम वो सड़ांध है हमारे सिस्टम का, जो हमको कभी नहीं आगे आने देता है। हमको उससे आगे आना है। जब तक हम इसमें उलझे रहेंगे, और मैं अरविंद जी से एक बात से बहुत एकदम डिनाई करती हूँ कि सिर्फ बिहार ऐसा है या उत्तर प्रदेश ऐसा है या झारखंड ऐसा है। आप मध्य प्रदेश में जाएंगे, वहां भी ये सेम हाल है। वहां भी आप देखेंगे शिवराज सिंह के इर्द गिर्द जो है वो राजपूतों का, ठाकुरों का
जमावड़ा रहता है। आप अगर राजस्थान में जाएंगे तो मीणा का अपना वर्चस्व है, गुर्जर का अपना वर्चस्व है, जाट का अपना है, और बाकी जो मारवाड़ी हैं उनका अपना होता है। तो इसमें हमको इससे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आना चाहिए। इट्स ओनली बिहार, ऐसा नहीं है कि ये बिहार ही ऐसा है, ये हमारे देश का ऐसा सिस्टम है। बिहार के जो एजुकेशन सिस्टम को हैम्पर किया गया है, उसको लेकर के कंसर्न होना और आवाज उठाना बेहद जरूरी है। क्योंकि कास्ट सिस्टम तो हम सबको एक होके मास रेवोल्यूशन जब तक नहीं आएगा तब तक कास्ट सिस्टम नहीं जाएगा। ये सरकार आज हटाना शुरू कर दे, देखिए कैसे सड़कों पे लोग आ जाएंगे। कास्ट सिस्टम को हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हर किसी को बराबरी का अधिकार मिले, वहां कास्ट सिस्टम कहाँ बताया गया है। पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन हम कास्ट पे आरक्षण देते हैं। तो पिछड़ा कौन डिफाइन करेगा? पिछड़ा तो डिफाइंड नहीं है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हु इज पिछड़ा ये डिफाइंड ही नहीं है। हम खुद ही पिछड़ा साबित कर दिए कि हाँ ये पिछड़ा है, ये अगड़ा है। तो ये हमको खुद तय करना है कि हमको किस दिशा में जाना है। लेकिन ये इस टॉपिक को आप उठाए, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ, क्योंकि कास्ट सिस्टम को लेकर के, बिहार के एजुकेशन सिस्टम को लेकर के कोई बात नहीं करता है। और योगी, उत्तर प्रदेश आज बहुत आगे आ चुका है, बहुत आगे। उत्तर प्रदेश और बिहार का कोई मुकाबला नहीं। मैं बिहार में भी घूमी हुई हूँ और मैं उत्तर प्रदेश में भी घूमी हुई हूँ। उत्तर प्रदेश गरीब राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट, हम कहते हैं कि बिहार को भी एक योगी की जरूरत है। बिहार को भी एक योगी की जरूरत है, क्योंकि बिहार, अनीता जी, मैं एक बात मैं टेम्परामेंट के लिहाज से कह रही हूँ, आप उस भगवा के लिहाज से जाएंगे। मुझे पता है कि जब मैंने बोला कि बिहार को भी एक योगी की जरूरत है, तो कहीं ना आप सोच लेंगे कि अच्छा भगवा की जरूरत है, हिंदुत्व की जरूरत है। मैं टेम्परामेंट के लिहाज से बोली हूँ, मैं उस मूड के लिहाज से बोल रही हूँ, उस अग्रेसिव एटीट्यूड के लिहाज से बोल रही हूँ कि बिहार को एक योगी की जरूरत है। जब तक इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे नहीं आएगा, बिहार की दशा और दिशा दिन ब दिन खराब ही होती जाएगी। मैं तो बोलती हूँ बीजेपी ने भी कौन सा कमाल कर दिया। वो 2 जो उप मुख्यमंत्री दिए हैं, वो कौन सा पपेट है, कौन सी कठपुतली है, मेरे समझ में आज तक नहीं आ पाया। तो इसलिए बिहार को लेकर के आपको एक बात बताती हूँ। मैं दोबारा आपके पास लौटता हूँ। मैं डॉक्टर साहब का एक सवाल ले लेता हूँ। डॉक्टर साहब एक गंभीर चर्चा उठाए थे कास्ट और जाति को लेकर के। मैं सिर्फ बिहार के बारे में उनकी इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ कि सर, हम एक बीमारू राज्य से आते हैं, जिसको अगर हम आप ये कह लें कि ये जो कलंक है हम लोग पिछले कई सालों से झेलते रहे। इसकी दशा में अनीता ने भी मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया। ये टैग में कम से कम 5-6 स्टेट थे, लेकिन बहुत स्टेट अपने को इससे इससे अपने को हटा लिया है। यूपी भी उसमें से एक है। क्या कास्ट सिस्टम बिहार में जो डीप रूटेड है, या यूपी में भी आप कहें डीप रूटेड है, उसकी वजह सामाजिक सिस्टम में गरीबी है या सत्ता में, पावर में भागीदारी को लेके है? कि जो अरविंद जी शायद बेहतर जानते होंगे कि जिसकी जितनी भागीदारी सत्ता में उसकी हिस्सेदारी, ये जो जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से भागीदारी को लेके एक ललक जो बढ़ी है, ये कास्ट सिस्टम को मजबूत किया है। सर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम किस तरह से देखते हैं इसको? बंधु जी, मैं पहले तो ये 2 बातें, एक तो अनीता जी ने पैट्रियार्की को कास्ट के साथ जोड़ दिया, बैकवर्डनेस के साथ। तो पैट्रियार्की तो पूरी दुनिया में है। आप ये देखिए कि आप इस्लाम की बात कीजिए, क्रिश्चियनिटी की बात कीजिए, पुरुषों के अलावा कोई नहीं मिलता आपको। हमारे यहाँ तो जोड़ों में नाम होते हैं, देवकी नंदन, सीताराम, अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट भी है हमारे यहाँ। और स्त्रियों की स्थिति 1000 AD तक बहुत अच्छी थी, और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो इतिहास है जो हमें ढंग से पढ़ाया नहीं गया। और जहाँ तक शिक्षा की बात हो रही थी, गांधी जी के एक शिष्य थे धर्मपाल जी। गांधी जी ने उनसे कहा था कि आप सारे वहाँ के दस्तावेज हाथ से लिख करके लाइए। 24 साल तक वो वहाँ रहे थे, और उन्होंने एक किताब लिखी थी, द ब्यूटीफुल ट्री, जिसमें उन्होंने ये जो आंकड़े दिए जो मैं बता रहा था, 98% जो है लिटरेसी थी हमारे यहाँ 1814 में। अब जहाँ तक बिहार की बात है, मैं तो पूरे देश की बात करूंगा उस मामले में कि आज़ादी के बाद हमें क्या मिला? एक संविधान में हमारे लिए क्या है बताइए? आप सेक्युलर कंट्री हैं। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सभी लोग बराबर। मेजॉरिटी वालों के क्या अधिकार हैं?
1951 में पंडित जी ने एक कानून बना दिया कि हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल हैं वो उन पे कब्जा कर सकते हैं। हमारे जितने भी मंदिर जिस पे अच्छा चढ़ावा आता था सब सरकार के अधीन चले गए। कोविड में आपको जानकर हैरानी होगी कि गिरजाघरों में और मस्जिदों ने जितना योगदान दिया है गरीबों को खाना खिलाने में और उसके द्वारा जो धर्मांतरण किया है, हिंदू मंदिर तो कंगाल थे। हमारा जो परंपरागत समाज था, देखिए समाज या समाज का अस्तित्व या उसका स्थायित्व या परिवर्तन, उसका आधार जो है वो समाज के भीतर से ही खोजना होता है। और इसके लिए दो ही चीजें होती हैं, एक परिवार होता है और एक प्राथमिक स्तर के जो मित्र लोग होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन तक का जो स्तर है 10, 12, 13 साल तक, परिवर्तन वहीं से शुरू हो सकता है। परिवार में जो है पारिवारिक मूल्य रहे नहीं और शिक्षा हमें वो मूल्य देती नहीं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भविष्य में कुछ होने वाला है। हालांकि मैं क्रॉनिक ऑप्टिमिस्ट हूँ। जैसे वो बच्चा इतना दबंग है कि सीएम के सामने बोल सकता है, तो आप उसके पेरेंट्स को अगर बोलें तो मैं उसकी एजुकेशन स्पॉन्सर करने को तैयार हूँ। लेकिन सवाल एक बच्चे का नहीं है ना, सवाल तो समाज का है। और हम परिवार में हमें क्या सिखाया जाता है, आप अपनी पीढ़ी से पहले की बात कीजिए, हमने क्या सीखा था और नई पीढ़ी को हम क्या सिखा रहे हैं। MTV, FTV, सेलफोन, उस पे वीडियोस और नेटफ्लिक्स और यही कुछ। कोई भी आता है तो आप नमस्कार करें या ना करें, पर बेटे फर्स्ट आना है जरूर। तो जो हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, जिसकी पश्चिम तारीफ करता है, वो भी टूटता जा रहा है। तो उस नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक नई चीज जानना चाह रहा था। जो आप एक नैरेटिव्स की बात कह रहे थे, चाहे इतिहास लेखन की जो परंपरा हुई, शायद अरविंद जी को भी मैं ये सवाल पे एक बार जाना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि इतिहास लेखन मोर और लेस जो सत्ता के आसपास की व्यवस्था को लेके बनी, जब ये कास्ट सिस्टम जो भी था, अभी जितने भी चीजें आपने, जिससे मिडेवल पीरियड की बात आप कहें या जो भी आप चर्चा करें, हमारे इतिहास लेखन में क्या ये एक नैरेटिव सेट था जिससे हम उस नैरेटिव से आगे निकल नहीं पा रहे हैं? खास करके आप बिहार यूपी की बात जब आप देखते हैं, क्या उस नैरेटिव्स को काउंटर नैरेटिव्स का पैरेलल कोई ऐसा लिटरेचर तैयार नहीं हुआ जो इस चीज को बता पाए कि भैया ये गलत है? और ये चीजें मैं आपको बताऊं, RS शर्मा और DN झा दोनों लिखते हैं अपने अपनी किताबों में कि हम मानते हैं कि प्राचीन काल में हमने बहुत प्रगति की थी, पर हमें उस पर गर्व नहीं होना चाहिए क्योंकि वर्तमान की प्रगति हमारी जो है तब की प्रगति से कहीं ज्यादा है। मैंने उसकी कटु आलोचना की है कि ये तो तर्क ही गलत है इतिहास का। अगर आपको तुलना करनी है तो उस समय के भारत की तुलना उस समय के विश्व से कीजिए। दूसरी बात, आप कहते हैं आज की प्रगति ज्यादा है, तो हमें आज की प्रगति पे भी गर्व नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी कल की प्रगति आज से ज्यादा होगी। फिर मैंने टिप्पणी की है कि भारतीय इतिहासकार एकमात्र हैं विश्व में जो नहीं चाहते कि हम समाज और समाज की प्रगति पर गर्व करें। तो ये नैरेटिव जो है लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट नैरेटिव, आप पूरा इतिहास देख लीजिए। आपके पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, क्या क्वालिफिकेशन थी उनकी? मदरसा पास थे, वो स्कूल में एक क्लास भी नहीं गए वो। और आपके मोहम्मद नूरुल हसन जब शिक्षा मंत्री बने, जिन्होंने NCERT बनाई, क्लियर गाइडेंस दिया गया था मिडिवल रूलर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना और फ्रीडम स्ट्रगल में नेहरू गांधी परिवार के अलावा किसी की तारीफ नहीं करनी। हमने वही कुछ पढ़ा। अब जो YouTube आया है, इंटरनेट आया है, सोशल मीडिया आया है, बहुत कुछ सामने आ रहा है। और इसको मतलब ऐसे NCERT आपका ग्रेजुएशन में BA ऑनर्स का सिलेबस बदल चुका है, सारे लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस बाहर हो चुके हैं। NCERT के 11वीं 12वीं का इतिहास बदल चुका है, लेकिन बदलाव तो सर छठी में चाहिए। जो इम्प्रेशनेबल माइंड है वो तो छठी क्लास का है जहां से आप बुक शुरू कर रहे हैं, और ये ऊपर से शुरू कर रहे हैं लोग। सर मैं एक बार विकास जी के पास जाना चाहूंगा। सर विकास जी नेटवर्क में नहीं है, शायद नहीं है। मैं सर अरविंद जी से जानना चाहता हूं। अरविंद जी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मोड पे है अभी बिहार की और यूपी की राजनीति में। आप देखें प्रेसिडेंट इलेक्शन के सामने में है जुलाई में, और आपको याद होगा सर 2 महीना पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि
नीतीश कुमार के बारे में वो एक तरह से उन्होंने एक शगुफा दिया, या हो सकता है कि उनकी कुछ अपनी एनालिसिस हो कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति के भी दावेदार हो सकते हैं। तो क्या नीतीश कुमार की आकांक्षा जो है वो महत्वाकांक्षा को लेके ये सियासत बिहार का जो है वो एक हलचल बनाया है, या नीतीश कुमार बिहार से अब लगता है कि उनको लगता है कि बिहार में बहुत कुछ संभावनाएं उनके लिए बची नहीं है, कुछ सियासत के दूसरे मोड़ पे लाए? आप बेहतर बता सकते हैं अजीम जी। देखिए, बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि जो गठबंधन की राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ी हुई है। उसके जितने महत्वपूर्ण जो है गठबंधन घटक थे वो सब जा चुके हैं। इस समय यूपी के फुटकर चिल्लर, इसलिए कह रहा हूँ फुटकर चिल्लर क्योंकि वो बहुत प्रतीकात्मक पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बची हुई है। उनका सबसे पुराना एलआई जो अकाली दल था वो जा चुका है, इस समय शिवसेना जा चुके हैं, बाकी सब। हाँ जी, तो ये जो है प्रतीकात्मक, तो इस समय तो जो यहाँ उपराष्ट्रपति जो है कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है उनके लिए बन पाना। वो बन सकते हैं अगर चाहे तो, और अगर वो नहीं बनते तो भारतीय जनता पार्टी किसी और को भी नहीं बनाने जा रही, खुद उनका कोई उम्मीदवार बनेगा। क्योंकि जैसे बहुत सारे नाम आ रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान वगैरह वगैरह, ये सब नाम आ रहे हैं और भी। तो उस समय अगर वो नहीं बनते तो मेरा अपना मुझे लगता है कि आनंदीबेन पटेल बन सकती है उपराष्ट्रपति, क्योंकि वो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेगी और उसका गुजरात के समीकरणों पर भी असर हो सकता है। लेकिन अभी क्या है, देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हैं उनको होने में ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन अगले कुछ दिनों के अंदर सारी हलचलें तेज हो जाएगी कि इसमें तो पहले उम्मीदवार पर ही डिपेंड करता है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये नीतीश जी को तय करना है कि वो क्या बिहार, क्योंकि उनके साथ क्या है कि वो बिहार पर अपनी राजनीतिक पकड़ भी बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन उनके आने के बाद उनकी राजनीतिक पकड़ अपनी उस तरह से रहेगी नहीं जो मुख्यमंत्री होता है। देखिए, मुख्यमंत्री बहुत ही ताकतवर और सक्षम होता है जो है। और अभी जब चुनाव चल रहे थे तो उस समय नीति आयोग का, मैं अनीता जी को बताना चाहूंगा कि जब चुनाव चल रहे थे, हम लोग पत्रकार लोग पढ़ते हैं और नहीं भी पढ़ते हैं, तो उस समय जो है एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आई जो कि ज्यादातर लोगों ने नकार दिया। नीति आयोग ने एक दिया है 2015-16 के आधार पर परिकल्पित करते हुए ये 3 प्रांत जिनका मैंने जिक्र किया है वो इस समय भारत के सबसे गरीब प्रांत हैं। और ये जो तीनों राज्यों का जिक्र किया, सबसे ज्यादा जो गरीबी का बताया नीति आयोग ने, 51% बिहार है और 37% उत्तर प्रदेश है जो है। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैंने देखा शिक्षा की क्या हाल है और क्या दुर्दशा जो है। ये शिक्षा के जो बड़े बड़े कारखाने खड़े हैं वहाँ, विश्वविद्यालय एक बड़े कारखानों की तरह है, और जो भयानक, मैं बता रहा हूँ आपको, भयानक जो फीस और ये सब है, तो ऐसा नहीं कि होगी। ये तो नारायण दत्त तिवारी जैसे विजनरी मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, जिन लोगों ने, और उसके पहले ही उत्तर का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 का बना हुआ है, और कई जो कॉलेजेज हैं वो उसके पहले के शताब्दी बना चुके हैं जो बहुत बड़े बड़े। तो ये संयोग था कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पहले से हो रहा है। और आज भी जो सरकारी स्कूल है ना यूपी के, आप कहीं चले जाइए, मेरा दावा है, मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। मेरे गांव का स्कूल बहुत अच्छा रंगाई पुताई हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ जो दलित कम्युनिटी के बच्चे हैं ना वो पब्लिक स्कूल में जाते हैं। उनके पब्लिक स्कूल कौन सा है आप जाके देख लेंगे, ढंग का ना स्कूल है, अंग्रेजी पढ़ने जाते हैं वहाँ। तो अब ये जो अंग्रेजी है ना, हम लोग के यूपी बहुत पिछड़ा हुआ गरीब है, जब इतना तारीफ कर रहे हैं तो क्या आप ही बोले ना कि है मैडम, बहुत पिछड़ा हुआ था और गरीब है, एजुकेशन सिस्टम 37% है गरीबी। अनीता एक बार मोदी सरकार के योजना, नीति आयोग ने कहा है कि यूपी में गरीबी का जो रेशियो 37% के करीब है आज के तरीके। तो 100 में 37 आदमी अगर गरीब हो तो क्या कहेंगे आप उसको? वो तगड़ा नहीं है वो। तो उस प्रांत का रहने वाला मैंने देखा है, मैं तो पिछले 40 साल से यूपी की जर्नलिज्म कर रहा हूँ। नहीं सर, कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ आना जाना ना हो, ऐसा नहीं है। देखिए, गाजियाबाद सुंदर लग सकता है, लखनऊ लग सकता है, इलाहाबाद अंग्रेजों के जमाने से ही अच्छा है, बनारस भी अच्छा है, लेकिन उसके अलावा भी राज्य हैं। अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, विनोद जी मैं बताऊंगा, चले जाएं, और अगर आप 20 साल पहले गए हो तो आपको लगेगा कि ये तो आप वैसे ही खड़ा है क्या ये?
ये शहर आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ शहर ही बढ़ रहे हैं। और ये बिल्कुल यही स्थिति वहां की भी होगी, जो वहां भी ऐसा नहीं, आप उठा के देख लीजिए जहां बड़ी शानदार धरोहरें खड़ी हैं, जहां आप देखेंगे कि एक से एक जो है मतलब उनके जमाने में जो है, अंग्रेजों के जमाने में और जो उसके पहले जो है बौद्ध काल का, अगर आप उठा के मैंने उस दौर की एक से एक शानदार धरोहरें जहाँ खड़ी थी, वहां आप देखेंगे तहसील नहीं है वो जगह, और छोड़ दीजिए जो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये कहने का मतलब जो मूल विषय है शिक्षा में, देखिए नीतीश जी पे आपने कहा, नीतीश जी एक बहुत चालाक राजनेता है। वो काफी लंबा दूरी के हिसाब से चीजों को देखते हैं, और उन्होंने वहां भी यहाँ भी उठा के आप देख लीजिए, दिल्ली में भी अगर आप देखिए राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन उनका है, हाँ, और जब जिस समय डिप्टी चेयरमैन उनका बना उस समय अकाली दल भी था, एनडीए सरकार का हिस्सा, और शिवसेना भी उनका हिस्सा था, जो है अलग नहीं थे तब वो, जो है अगर आप उठा के देखेंगे जो है। लेकिन डिप्टी चेयरमैन जो है वो किसका बना, जेडीयू का। जेडीयू का मंत्री भी बने हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनके विचार पर है कि वो क्या बनना चाहते हैं और किस तरह की चीजें। तो मेरा ये कहना है कि ये बिल्कुल सच है कि आज भी जो है यूपी बिहार के जो बच्चों को, जिनको अच्छी शिक्षा लेनी होती है, वो कहाँ जाते हैं, वो दिल्ली आते हैं, वो बेंगलुरु जाते हैं, वो और भी जगह जाते हैं। बिहार के लोग तो खैर कलकत्ता ही जाते रहे हैं, अगर आप उठा के देखें। बनारस जो है, बनारस में जगजीवन बाबू तक बनारस आए पढ़ने, जो है ये क्यों आते रहे, जो है मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब कि पटना विश्वविद्यालय की कोई बेकदरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी शिक्षा के जो केंद्र रहे हैं, या तो कलकत्ता रहा है या इधर रहा है, जो है तो शिक्षा पर इन दोनों प्रांतों ने बहुत ध्यान नहीं दिया है। नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। ये इतना विशाल आबादी है इन दोनों राज्यों की। देखिए, बात केवल इससे नहीं कि आपके स्कूल देश के अन्य हिस्सों से अधिक है, अरे भाई आपकी आबादी सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा गरीबी आपकी है, सबसे छोटे खेत आपके हैं। आप मुझे बताइए, 1 बीघे वाला जो काश्तकार है वो अपने बच्चे को किस कॉन्वेंट स्कूल या किस अच्छे स्कूल में पढ़ा लेगा, किस विश्वविद्यालय में पढ़ा लेगा, जो है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि शिक्षा के आधार को और मजबूत बनाने के लिए इन दोनों सरकारों को, अनीता जी ने कहा कि एक योगी वहां होना चाहिए, बिल्कुल तमाम योगी होने चाहिए, योगी हो बदलते हुए, है ना, उनका होना जरूरी है। और ये बढ़े, ऐसा ना हो कि मतलब, जी मेरा ये कहना है। अरविंद जी, मैं एक बार अनीता के लिए बधाई आपको। सर, मैं फिर आता हूँ आपके पास। अनीता जी, मैं अभी आपने अरविंद जी को सुना, अरविंद जी जो बात उन्होंने कही थी, वो बात इलेक्शन के समय में आई थी, रिपोर्ट नीति आयोग की, और सरकार को बहुत एम्बैरेसमेंट भी हुआ था उस चीज को लेके, ये बात सच है। और उसके बाद नीति आयोग की एक दूसरी रिपोर्ट भी आई, जिसमें यूपी का जो है वो मैंने कम से कम उसको 2nd 3rd पे लाया गया था, और वो भी बात सच थी। लेकिन मैं आपसे दूसरी चीज जानना चाहूंगा, आप मूलतः बिहार से हैं, काम आप दिल्ली में है या ऑल इंडिया लेवल पे आपने किया है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये सामाजिक न्याय की बात जो हमारे लिए एक ये बना, हम लोग जब पटना से निकले तब से वो सामाजिक न्याय का ही हमारे साथ में ये बैगेज था हमारा, तो और नीतीश जी ने उसमें जोड़ा सामाजिक न्याय, सम्मान भी जोड़ा। तो आज जब हम ये 35-36 साल में पलट के देखते हैं और हमको लगता है कि ये सामाजिक न्याय और सम्मान के बिहार में किसके हिस्से में क्या आया है, तो मिला जुला के ये दो परिवारों की, चाहे तो नीतीश कुमार या फिर लालू यादव, ये सत्ता के ही ध्रुव में बने रहे। तो ये सामाजिक न्याय और ये जाति गणना क्या किसी खास लोगों के सेंटर पॉलिटिक्स के लिए निहित है, या इससे बिहार का कुछ फायदा होने वाला है? इतना मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, आपने बोला कि किसके हिस्से में क्या आया, तो हम एक 1 लाइनर जवाब देंगे, सबके हिस्से में पलायन आया। कोई पढ़ने के लिए बाहर भागा तो कोई रोजगार के लिए है, कोई किसी को वहां के आपराधिक जो पृष्ठभूमि तैयार हुई उससे डर के वहां से लोग अपने बच्चों को निकाले, तो कोई सोचा कि चलो इस अपराध को और दूर तक फैलाया जाए, तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक आके उन्होंने अपराध में का शेल्टर और षड्यंत्र रचना शुरू किया। तो हर कोई पलायन हुआ, जमे रहे लालू और नीतीश जी लालू के कार्यकाल में भी कुछ समय तक उनके साथ रहे, फिर अलग हुए तो वहां की राजनीति किए, फिर उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, वो जमे रहे, लालू फिर वहीं जमे रहे, उनके बच्चे जमे हुए हैं, नीतीश
अभी उनको मतलब कि अब वो कुछ नहीं कर पा रहे, फिर भी बोलते कि नहीं मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा, और उसके लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। तो लेकिन इसमें आप देखिए कि बिहार के लोग क्या सोचते हैं, क्यों उनको नहीं समझ में आता है कि ये हमको एक ऐसा राजनेता चाहिए, हमको एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसको हमको पार्टी से ऊपर उठ के वोट देना है, अपने जातीय भावना से ऊपर उठ के वोट देना है हमको। देखिए बिहार में जाति के नाम पर कुछ नहीं होता है, बिहार में जाति के नाम पर बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे तो ये जो उत्तर प्रदेश में और बाकी जगहों पे जो छुआछूत वाली और दलित होने के नाते मार दिए उसको और कुआं नहीं छूने दिए, किसी जमाने में था। हम अपने एज से नहीं देखे। हाँ, दलित को थोड़ा कमतर आका जरूर समाज ने, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा बन चुकी थी, लेकिन कभी भी उसके बिना समाज चलेगा ऐसा नहीं सोच आया किसी के अंदर में। यही वजह है कि हमारे यहाँ जब खेती करने के लिए हम अपने खेत को बटाई पे चाहे उस तरह से देते थे, तो या हमारे यहाँ जब वो लोग खेत में काम करने आते थे, क्योंकि हम कृषि प्रधान राज्य है और मैं किसान बैकग्राउंड से आती हूँ, तो हमारे यहाँ एक हिस्सा खेत का उनको दिया जाता था कि तुम जोत लो और तो इसकी उपज तुम खाओगे, ये तुम्हारा हुआ। और कब वो उनका हो जाता था उनको भी पता नहीं चलता था। तो बिहार इतना पिछड़ा हुआ नहीं है शुरू से, दिमागी तौर पे वो सामाजिक समरसता में विश्वास रखता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन ये दो लोग आए और न जाने कैसी जहर घोल गए कि बिहार उससे उबरने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें दोष सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहिए, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे कोई भी हो, कि क्योंकि एक मजदूर चाहिए, तो बिहार को मजदूरों वाला राज्य घोषित कर दिया गया। बिहार से कितने ब्यूरोक्रेट निकले हैं? आज ब्यूरोक्रेसी में आपको 70% बिहारी मिल जाएंगे, लेकिन जब बिहार की बात आती है तो हाँ, वो जो टैक्सी वाला और ऑटो वाला यही पहचान बन गया है बिहार का। क्या बिहार का पहचान यही है? नहीं है ये पहचान, क्योंकि वो बहुत मुट्ठी भर लोग हैं। ज्यादातर लोग ब्यूरोक्रेसी में चले गए हैं, बाबू बन गए हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग बिहार में अभी भी रह रहे हैं, जो थोड़े बहुत लोग वहां से निकल के मजदूरी करने के लिए या टैक्सी चलाने के लिए यहाँ पे आए रोजगार के सिलसिले में। तो उसमें उसी को बिहार समझ लिया गया कि हाँ बिहार यही। ये एक प्रोपागेंडा जो तैयार किया गया, उसकी छवि जो तैयार की गई, उसको हम लोगों को तोड़ना है। क्योंकि हम जब बाहर आते हैं तो हम अपने आप को बिहारी कहलाने में बहुत शर्माते हैं कि आपको जब बाहर जाते हैं किसी दूसरे राज्य में तो ये नहीं बोला जाता कि अरे तुम दलित हो, तुम राजपूत हो, आपको बोला जाता है बिहारी कहीं का, ये बोला जाता है। अब कोई गुजराती भी, कोई गुजराती एक लाइफ सुन लीजिए, कोई गुजराती भी कुछ लड़ाई हो गई और कुछ बुरा व्यवहार किया होगा तो उसको बोले बिहारी हो क्या, अबे बिहारी हो क्या। तो ये पहचान हमने अपनी बना ली है। तो हमें खुद ही निकलना होगा, और इस पहचान को जब तक हम मुखर होके नहीं, उसको जब बोलता है तो हम लोग हैं करते कि हाँ ये कोई फन है क्या, ये नहीं फन है, ये कोई मजाक नहीं है। ये आपके आइडेंटिटी पे इतना बड़ा प्रहार है कि कॉलोनियल सिस्टम में अंग्रेजों ने आपको भारतीय हीन दृष्टि से अगर देखा तो इस देश ने बिहारी को उसी कॉलोनियल माइंडसेट के साथ हीन दृष्टि से देखा। और मैं इसको नहीं, आपको हाल के मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक हमारी बड़ी अच्छी साथी हैं, वो गई थी रामायण सर्किट से पूरा घूम के आई। हालांकि अब बिहार उतना गंदा नहीं दिखता है, आप जाएंगे तो बिहार बहुत चेंज हो चुका है। बिहार के सड़कें अच्छी हो गई हैं, हाईवेज आ गए हैं, मंदिर खूबसूरत हो रहा है, शहर बसा हुआ सा नजर आता है। लेकिन वो जब गई, बाकी मैं अयोध्या भी गई तो वो कचरे का ढेर मुझे अयोध्या में भी दिखाई दिया, मथुरा में तो बहुत ज्यादा दिखाई देता है, और कई शहरों में भी दिखाई दिया। इवन आप इंदौर में भी जाएंगे तो जगह कई ऐसे गलियों में जाएंगे तो वहां पे जो कि क्लीनर सिटी माना जाता है, वहां भी कचरे का ढेर दिखाई दे देगा। लेकिन उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे डाला कि बिहार विल नॉट इम्प्रूव, दिस इज द बिहार, और एक कचरा का वो डाल दिया। अरे मंदिर, सीतामढ़ी में आपको मंदिर नहीं दिखाई दिया, उसका पोस्ट नहीं कर सकती आप, आपको वहां पे डेवलपमेंट नहीं दिखाई दिया। कितनी बार बिहार गए हैं आप, आपने उस बिहार को देखा है जब सड़कें नहीं हुआ करती थी और वहां पे लोग 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते थे। तो ये परसेप्शन जो ब्रेक करना है, जब भी कोई ब्यूरोक्रेट वहां से निकलता है तो बोले कि यस आई एम वो ये नहीं बोलता कि मैं बिहारी हूँ, वो बोलता है कि आई एम फ्रॉम गुजरात कैडर, आई एम फ्रॉम यूपी कैडर। अनिता, मैं अब समय हमारे पास कम है, अनिता हमारे पास समय कम है। अब जो हम काफी देर बैठा चुके हैं अपने मेहमानों को, हम एक बार लास्ट में सवाल अपने मेहमानों से ले लेते हैं। डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, डॉक्टर एन के वेदिया जी,
हमारे साथ हैं, तो हम एक चीज उनसे जरूर जानना चाहेंगे कि ये हिपोक्रेसी कैसा है, कि जब हम देखते हैं कि इतने वर्षों तक जो सामाजिक न्याय पे सरकार बिहार में बनी के बाद, वो सामाजिक न्याय 30-35 साल के बाद उसी जगह पे आज भी वही खड़ा है, और वो आज भी कह रहा है कि लोगों को न्याय नहीं मिला है, जो पिछड़ा है वो और पिछड़े होते गए हैं। ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में आप चले जाए तो आजकल दक्षिण भारत में मैं कई बार सुना हूँ स्टालिन के से, उनके प्रेस स्टेटमेंट से, कि वो द्रविडियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और कहते हैं कि हम इसको लागू करेंगे। वहां भी 50 साल से द्रविडियन ही पॉलिटिक्स हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर अनटचेबिलिटी कहीं है, डॉक्टर साहब मैंने सुना कहीं पढ़ा था, तो वो तमिलनाडु के गांव में है। कई गांव जो है वहां ऐसे अभी भी अनटचेबिलिटी है, जो लोगों को कुएं पे लोग नहीं जाने देते हैं। वो कौन लोग हैं? वही ओबीसी में है, वही दलित लोग में से है। और आप अगर बिहार में देखें तो यही सामाजिक न्याय की बात करते करते ये लोग अभी इतने दिनों से टिके पड़े हैं, सारे पॉलिटिक्स को अपने पूरे पावर में रखे हुए हैं, लेकिन वहां आज भी पिछड़ा की बात कर रहे हैं। द्रविडियन पॉलिटिक्स में आज भी वो बात कर रहे हैं और पूरे एक्सपोज है कि उनके गांव में आज भी सबसे ज्यादा अनटचेबिलिटी है। ये हिपोक्रेसी का डॉक्टर साहब क्या मतलब है इस पॉलिटिक्स में? बिना हिपोक्रेसी के होती है पॉलिटिक्स क्या? वो तो कभी भी नहीं होती, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। लेकिन उसको लंबा करने की जगह निष्कर्ष में मैं ये कहूँगा कि बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान देने के लिए कमिटेड हो, नहीं तो मत चुनिए किसी भी सरकार को। और दूसरा, अपने परिवार की जो भूमिका है उसको पहचानिए, अपने संबंधों को जो है फिर से जीवित कीजिए। प्रगति अपने आप होगी। बिहार में कमी नहीं है संसाधनों की, मैंने पिछले सेमिनार में भी कहा था। ज्यादा नहीं, बाकी अगली बार के लिए छोड़ देता हूँ। मैं अरविंद जी, मैं आप जब बिहार यूपी की बात कर रहे थे तो सर मैं ऐसा नहीं है कि यूपी ने बहुत कमाल का नहीं किया है। मैं अनीता की इस बात को थोड़ा सा सपोर्ट करता हूं कि बिहार को भी एक योगी चाहिए। अरविंद जी, मैं सर अपने आंखों से देखा हूं कि गोरखपुर के आसपास के जो गांव है और वहां पे जो ब्रेन फीवर की जो ये होती थी, शिकायतें होती थी, इंसेफ्लाइटिस से हजारों हजार बच्चे मरते थे, और गोरखपुर के बाबा रघुवर दास हॉस्पिटल की जो हालत होती थी, उस दौर में भी मैं गया हूँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज पे, और अभी हाल फिलहाल में भी गया। तो अरविंद जी, एक चीफ मिनिस्टर के, विजनरी चीफ मिनिस्टर ने उस पहल की, उसने एक दस्तक प्रोग्राम लाया यूपी में, उसके पूर्वांचल के कई गांव में और कई जिलों में। और सर आज हालत ये है कि पूरा उसके आईसीयू डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं। उस ब्रेन फीवर वाले सारे डिपार्टमेंट में आपको इक्के दुक्के बेड पे वहां पे हॉस्पिटल में वहां पेशेंट मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे। मरने कैजुअलिटी तो सर एकदम मैं आपको कहें कि 0% पे वहां पहुंच गई है, अगर 4-6 अगर बरसात के सीजन में होता हो। तो ये चमत्कार जो हुआ, इस तरह की चीजें करने से तो हुआ, ये फोर्स जो है वो बिहार में कहीं नहीं दिखी अरविंद जी। ये मैं लास्ट नहीं, देखिए इसको आप आखिरी ओवर समझिए कि ये जो जापानी इंसेफ्लाइटिस खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। इससे आप ये मत मानिए कि वहां खत्म हो गई है, हर जगह खत्म हो गई है। जापानी इंसेफ्लाइटिस केवल वही नहीं बल्कि कई इलाकों में थी, और बिहार में है सर। 1988 में इतना भयानक थी वो। देखिए वहां उस पर जो है जापानी इंसेफ्लाइटिस में, मैं आपको कभी रिपोर्ट अपनी दिखाऊंगा। जब मैं जा रहा था मेरे सारे मित्र मना कर रहे थे, और मैंने देखा कि बाहर जो पार्क और लॉन है ना, वहां भी ऐसे बच्चे, मतलब इतने बच्चों की मौतें तो मैंने अपने आंखों से देखी नहीं कभी। और चौरा चौरी से लेकर तमाम जगहों पर मैंने विजिट किया, मैंने रिपोर्ट की वहां। उस समय मुझे हेल्थ डायरेक्टरेट के लोग लखनऊ में मना कर रहे थे कि आप क्यों जा रहे हो वहां। तो मैं बता रहा हूँ, तब उस समय से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेके ये सारे लगे, और लोगों में भी एक चेतना आई, क्योंकि जब महामारियां आती हैं, इस तरह की बड़ी आपदाएं आती हैं, तो इसमें लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, देखिए एक दिन में कभी नहीं होता। और रही बात योगी जी के आने का, एक फायदा ये हो गया गोरखपुर को कि मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और ये कोई उन्हीं नहीं। देखिए गोरखपुर में जो असली आधार बनाया वो वीर बहादुर सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने काफी कुछ। अब आजकल तो ये नया ट्रेंड बन गया है कि आप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो जहाँ के हैं वहीं करिए, जो है आप कुछ न कुछ वहां के लिए ज्यादा कर दीजिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चलिए ठीक है, इसी बहाने वहां का हो गया है। उसका बगल का मेरा जिला है बस्ती, वहां भी पाल साहब रहे, जो है वो 2-3 दिन के मुख्यमंत्री बने थे, बात समझ रहे हैं। तो उन्होंने भी एक आध स्टेशन वगैरह बनवा लिया जो है। लेकिन ये नहीं, सवाल ये
सवाल ये है कि जो बिहार और यूपी जैसे राज्य, जो कि ये अब वहाँ क्या, बिहार में तो महादलित हो गया, यूपी तो अभी दलित ही है, तो ये जो बड़े बड़े उद्बोधन संबोधन जो है, ये इससे काम नहीं चल रहा है। ये आप जो वैद्य जी ने जो बात कही, मैं सहमत हूँ कि इसमें इस समय सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में जो रोजगार का सबसे बड़ा साधन खेती बाड़ी थी, वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति में खड़ी है। इस बात को देखने की और दोबारा पुनर्परिभाषित जो अनीता जी कह रही थी, खेती बटाई की खेती या जो दूसरा, सच बात यह है कि दो ही तबके हैं। एक है जिनके पास थोड़ा काम चलाऊ खेती है, बिहार में तो फिर भी लोगों के पास खेती है। यहाँ तो चौधरी चरण सिंह और गोविंद वल्लभ पंत ने जो सीलिंग की, गाँव में जो सीलिंग जब लागू हुआ और जो भूमि सुधार हुआ है, तो बड़े काश्तकार रह नहीं गए। केवल वेस्टर्न पार्ट में अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत है, अदरवाइज धीरे धीरे करके भूमि जोतें इतनी छोटी हो चुकी हैं कि लोगों को सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। तो अब वो अगर मैं बता रहा हूँ, आप कभी विनोद जी आप यहीं 2-4-10 किलोमीटर पे चले जाइए आप, क्योंकि ये जो नोएडा चमक रहा है, ये नोएडा भी नारायण दत्त तिवारी का बनाया हुआ है। ये बात समझ रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये चंद्रभान गुप्ता ने प्लानिंग की थी। तो कुछ शहर जो दिल्ली के आसपास के हैं चमक रहे हैं, वहाँ जो अधिकारी आते हैं वो किसी भी कैडर के आते हों, उनका आना बहुत आसान नहीं होता, आप भी जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू ये जिले देते हैं। लेकिन अगर आप 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर आप बुलंदशहर में जरा चले जाइए, तो आपको जमीनी हकीकत पता चल जाएगी कि क्या स्थिति है। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि, और वही नहीं जो अनीता जी भी कह रही थी, लोग भी तो खड़े हो ना, लोग इस तरह की चीजों के लिए मांग करें। मैं एक बात कह के आखिरी खत्म करूंगा। मेरे गांव का जो स्कूल बना ना, वो गोविंद वल्लभ पंत पीरियड के मुख्यमंत्री काल में बना। वो आए हमारे गांव में किसी कार्यक्रम में, लोगों ने कहा कि आप स्कूल जो है कर दीजिए, तो उन्होंने कहा आप लोग नहीं बना सकते स्कूल क्या? बोले कि अगले बार मैं आऊंगा तो स्कूल बना होना चाहिए, जमीन आप लोगों के पास है, गांव सभा की जमीन है, और टीचर मैं लेके आऊंगा जो है। तो खैर पंत साहब तो नहीं आए, लेकिन गांव वालों ने मिलकर स्कूल बना दिया जो है। तो अब क्या है कि अब तो हम सिलेंडर भी नहीं, हम तो चूल्हे की लकड़ी भी चाहते हैं कि लोग ले आकर के लगा जाए हमारे यहाँ। ये किया है इसके पिछले 30-40 साल की राजनीतियों में। तो भाई अब जब यही है कि आप चूल्हे की लकड़ी भी आपकी लग जाए, कोई आके जला भी जाए, कोई लाइटर दे जाए, बहुत बढ़िया। तो ये जो सोच होगी तो फिर क्या करेंगे? मैं यही कह के कहूंगा कि भैया मैं आप ही के बात सिलेंडर तो अलग। मैं सर आप ही के बात से इसको खत्म करता हूँ। हम लोगों ने काफी समय लिया आप सबका, और ये जो है कि हम लोगों ने जब ये इस स्थिति पे आ चुके हैं कि अब सारी चीजें सरकार ही करे और सारी व्यवस्था में फ्रीबी ही समाज की एक इकोनॉमी का बेस बन जाए, तो हमें फिर इसी सियासत को झेलना पड़ेगा। जो अनीता जी कह रही थी कि जो समाज को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, बिहार में खास करके जब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक ये जो जेपी के दौर की जो सियासत है, हम पिछले 40 साल से देख रहे हैं। चाहूंगा, सुनिए विनोद जी ये बात खत्म करिए, क्योंकि आप क्लोज कर रहे हैं। मैं वैद्य जी से भी एक निवेदन करना चाहूंगा। देखिए ये दोनों राज्य जो हैं, इनका आजादी, भारत के आजादी में सबसे बड़ा योगदान रहा है, और सबसे बड़ा योगदान रहा है, और सबसे पीछे रहे। मैं ये कहूंगा कि 1857 के बाद ये देश के बाकी हिस्सों से 150 साल पीछे रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से भी ये चाहूंगा निवेदन करना कि इनके 150 साल के पिछड़ेपन को ये जो 75वां साल हम मना रहे हैं इसमें देखें, और कुछ नहीं तो कम से कम एजुकेशन के बेस को, ये जो बच्चा आके कह रहा है, ठीक है, वो ये जो तमाम डिस्पैरिटी एजुकेशन में, इसको दूर करने के लिए निश्चित तौर पर, और आपको बधाई कि आपने ये ऐसे विषय को उठाया। जी मैं माफी चाहूंगा, आपको इंटरव्यू किया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात मैं बिहार के लोगों से कहूंगा, बाकी काम तो मुश्किल है, हर बच्चे को सोनू बना दिया जाए, आसान होगा। और मैं कहूंगा सर कि ये सोनू ने एक आईना दिखाया है उस सामाजिक न्याय की सियासत को, कि तुमसे कुछ नहीं होगा, जो होगा वो बिहार और बिहारियों से होगा। हम बिहार और बिहारियों को एक बार जरूर निवेदन करेंगे कि वो मुखर होके सामने में आए और इस डिस्कोर्स को चेंज करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर एक बार मिलेंगे। नमस्कार।